बीजेपी ने झूठ बोला, बीजेपी ने झूठे वादे किए, बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया, बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया। अब लोग उनकी करनी और कथनी को समझ रहे हैं। जब बिहार में जातिगत जनगणना हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं? सेंटर में सरकार है उनकी, उनको किसी से पूछने की जरूरत थोड़ा ही है। अगर वो पिछड़े दलितों के इतने हितैषी आदिवासियों के तो क्यों नहीं करा रहे हैं? तो ये स्पष्ट करता है कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। लोग अब उनकी कार्यों से, जिस तरह से उन्होंने सरकारी संपत्ति को बेचा, जिस तरह सारे सरकारी डिपार्टमेंट उन्होंने जो है खत्म कर दिए, जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को रोजगार ना देने के बजाय लेटरल एंट्री शुरू की, जिस तरह से उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया, और उनके मित्र जो हैं अडानी के रूप में जो उनके मित्र हैं, जिस तरह से उन्होंने धोखा किया देश के साथ, तो ये जो झूठ का पुलिंदा बीजेपी ने बना के खड़ा किया, जैसे अडानी जी के शेयर गिरे हैं इस तरह से बीजेपी के शेयर भी जो है आपको गिरते दिखाई देंगे 2024 में। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने वाली और इस देश को बांटने वाली बीजेपी से दूर रहे किसी भी कीमत पे। यही बीजेपी है जिन्होंने सद्य रामविलास पासवान जी को उनके जाने के बाद किस तरह से उनके घर से जो है उनकी यादों को बेदखल किया। बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों की तस्वीरें उनके घर में किस तरह उनको सड़क पर फेंका और किस तरह से अपमानित करने का काम किया। मैं तो बस अपने भाइयों से अपील कर सकता हूं कि वो दुश्मनों के खेमे में ना खड़े हों। हमारी बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा 8 फरवरी से पश्चिमी चंपारण से शुरू हो रही है। आज देश में जो हालात हैं उन हालातों को समझते हुए आज शोषित वर्ग हैं उनको एकजुट होना चाहिए, जिनकी वोट इस प्रदेश और देश में बहुसंख्यक है। जब गणतंत्र आया, संविधान लागू हुआ, तो जनता के द्वारा जनता का शासन तभी स्थापित होगा। संविधान के जो उद्देश्य थे, गणतंत्र के जो उद्देश्य थे, जब लोग अपनी वोट का बड़े पैमाने पर प्रयोग करेंगे। अभी भी देश में लोग अपनी वोट के प्रति जागरूक नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जितने % वोट दे के सरकार बनती है उससे ज़्यादा % लोग वोट ही नहीं देते। अब हमारा प्रयास ये है कि अंतिम व्यक्ति को भी वोट की वैल्यू समझाई जाए। उसके लिए गांव में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, ब्लॉक में, तहसीलों में जाना पड़ेगा। इसके लिए ये पदयात्रा भाईचारा तैयार करने के लिए, जो नफरत की राजनीति आज देश में चल रही है, जिसमें कई तरफ मीडिया भी जो है उनके साधन के रूप में प्रयोग हो जाती है, तो बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा के जरिए जो 8 फरवरी से शुरू होगी और 8 मार्च में जिसका समापन जो पश्चिम चंपारण से शुरू होके और पटना में 6 मार्च को वो समाप्त होगी, और एक बड़ी रैली के रूप में हम लोग जो है आगे की रणनीति, आगे का जो कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं को संदेश के रूप में देंगे। दूसरा, यहाँ की सरकार काफ़ी बड़े पैमाने पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन SC/ST आयोग जो है और महिला आयोग पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित है। इसके कारण जो बहुत सारे केसेज और बहुत सारी परेशानियां उनके सामने हैं, आयोग के जरिए उनका निस्तारण हो जाता था। एक सर्वे और रिपोर्ट भी आज तैयार हो जाती थी, कितने लोगों के साथ जो है समस्या क्रिएट हो रही है, कितने लोग जो हैं शासन सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो गई है। मैं यहाँ की सरकार से मांग करता हूँ कि वो पुनः SC/ST आयोग को यहाँ बहाल करें और महिला आयोग को बहाल करें, क्योंकि अगर हम SC/ST को कामयाब करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो और महिलाओं को भी हम सशक्त करना चाहते हैं, तो उनके आयोगों की ज़रूरत है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि जिस तरह से वो जातिगत जनगणना करा के एक अच्छा जो है संदेश पूरे देश को दे रहे हैं, ऐसे ही वो SC/ST आयोग का गठन भी और महिला आयोग का गठन भी जल्दी करें। धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी की यात्रा की तर्ज पे इस यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा उसी से सवाल जुड़ा हुआ है कि बिहार को क्यों चुना आपने? बिहार क्रांति की जननी है। बिहार ने देश को परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे जयप्रकाश नारायण साहब, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, जैसे बाबू जगजीवन राम, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और सद्य रामविलास पासवान जी को भी याद करना चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। ऐसे महापुरुष देने वाली धरती और तथागत बुद्ध की धरती ये है। इस धरती से अगर शुरुआत होती है तो उसके फल जो हैं या उसका जो परिणाम है वो बहुत बेहतर होता है। इसलिए बिहार से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमने पहला चुनाव भी बिहार में ही लड़ा था। एक सवाल मेरा है जी, आप पश्चिमी चंपारण को ही क्यों चुने हैं? क्योंकि जो भी देखा जा रहा है, आए दिन देखा जा रहा है कि जो भी शुरुआत हो, मुख्यमंत्री की यात्रा हो या फिर जो है किसी भी पार्टियों की बातें कही जाए, तो पश्चिमी चंपारण को ही चुनते हैं, ऐसा क्यों?
देखिए, वो एक बहुत ताकतवर जगह है, वो एक प्रेरणा स्थली है। सम्राट अशोक ने वहीं पे जो है शस्त्र त्यागे थे और बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार करने का फैसला लिया था। वो एक पवित्र जगह है और जब हम किसी पवित्र कार्य के लिए जुटें, तैयार हों, तो उसके लिए एक स्थान की ज़रूरत होती है। तो वो एक बिहार में एक वो प्रमुख स्थान है, इसलिए उसको चुना गया। और दूसरा, पूरा बिहार ही महत्वपूर्ण है और पार्टी का ये मानना है कि अगर उसी स्थान से शुरू किया जाएगा तो इसके परिणाम बेहतर होंगे। आज नीतीश या तेजस्वी से मुलाकात मुमकिन है आपकी? देखिए, जो कुछ भी होगा वो आपको पता लग जाएगा। मैं तो अभी अपने कार्यक्रम के लिए हूँ, वो उनकी सरकार है, वो सब अपने अपने कार्यक्रम में बिजी होंगे। हमें अपने कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश भी देने हैं। एक मीटिंग और है मेरी यहाँ पेंडिंग, यहाँ के कर्मचारियों से, उस पर भी हमें जो है काम करना है, क्योंकि यात्रा जो है बड़ी मजबूती से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, दोनों प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ साथी बड़ी मजबूती से इस यात्रा में दिखावा ना करते हुए ज़मीन पर काम करेंगे। और इसके परिणाम जब आपको 6 मार्च को यात्रा जो है जब बिहार पटना आ जाएगी और जब रैली होगी तो आपको दिखाई देंगे। इसे 2024 का इलेक्शन तैयारी समझी जाए? 2024 ही नहीं, सभी इलेक्शनों की तैयारी समझा जाए। ऐसा मैंने कहा कि लोगों को वोट की वैल्यू समझानी है कि वोट कितनी कीमती है। मैंने जैसा कहा कि पिछली बार 32 या 33% वोट से सरकार बनी थी और लगभग 38% लोगों ने वोट ही नहीं दिया था। अगर इतने % लोग वोट करते तो शायद सरकारें के जो रिजल्ट होते, परिणाम, वो कुछ और होते। तो लोगों को तैयार करना है कि वोट की ताकत को समझे, जनतंत्र को समझे। समाज को लेके चल रहे हैं, सबको एक जगह करने की, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कि बीते दिनों में, कई सालों में, मतलब 2-4 साल 5 साल खास करके जब से बीजेपी आई है, उस तरफ से एक दिखाई दे रहा है कि साहब SC ST इन ब्लॉक, या कह सकते हैं कि मतलब 70% वो बीजेपी की तरफ टिल्टेड हुई है और वोट भी कर रही है। क्या मतलब आप कहाँ पे अनसक्सेस हैं? देखिए, कोई अनसक्सेस नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी ने झूठ बोला, बीजेपी ने झूठे वादे किए, बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया, बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया। अब लोग उनकी करनी और कथनी को समझ रहे हैं। जब बिहार में जातिगत जनगणना हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं? सेंटर में सरकार है उनकी, उनको किसी से पूछने की जरूरत थोड़ा ही है। अगर वो पिछड़े दलितों के इतने हितैषी आदिवासियों के, तो क्यों नहीं करा रहे हैं? तो ये स्पष्ट करता है कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। लोग अब उनकी कार्यों से, जिस तरह से उन्होंने सरकारी संपत्ति को बेचा, जिस तरह सारे सरकारी डिपार्टमेंट उन्होंने जो है ख़त्म कर दिए, जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को रोजगार ना देने के बजाय लेटरल एंट्री शुरू की, जिस तरह से उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया, और उनके मित्र जो हैं अडानी के रूप में जो उनके मित्र हैं, जिस तरह से उन्होंने धोखा किया देश के साथ। अब एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो है सब पॉल खुल गई और देखिए कहाँ किस तरह उनके शेयर हाशिए पे जा रहे हैं। तो ये जो झूठ का पुलिंदा बीजेपी ने बना के खड़ा किया, जैसे अडानी जी के शेयर गिरे हैं, इस तरह से बीजेपी के शेयर भी जो है आपको गिरते दिखाई देंगे 2024 में। और बड़ी बात यह है, मैं बिहार में हूँ और सरदार रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच में नहीं है। उनका हमेशा ये प्रयास रहा कि किसी तरह से हम इन ताकतों को, जो इस देश के संविधान के खिलाफ हैं, जो देश के संविधान को कमज़ोर कर रही है, जो नफरत फैला रही है, उनको कमज़ोर करें। मैं तो उन्हीं के आंदोलन को, उनकी पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं वो तो खुद मजबूत कर रही है। देखिए, मैं तो उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। किन परिस्थितियों में वो क्या कर रहे हैं तो बेहतर जाने। मैं तो अपने भाइयों से भी अपील करूँगा कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने वाली और इस देश को बांटने वाली बीजेपी से दूर रहें किसी भी कीमत पे। यही बीजेपी है जिन्होंने सरदार रामविलास पासवान जी को उनके जाने के बाद किस तरह से उनके घर से जो है उनकी यादों को बेदखल किया, किस तरह से इन्होंने जो है उनके जो बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों की तस्वीरें उनके घर में किस तरह उनको सड़क पर फेंका और किस तरह से अपमानित करने का काम किया। मैं तो बस अपने भाइयों से अपील कर सकता हूं कि वो दुश्मनों के खेमे में ना खड़े हों। जब आपने सवाल किया तो मैं अपनी बात रखते इस बात को कह रहा हूं कि किसी प्रयास करें कि ये जो तोड़ने वाली सरकार है, जो बांटने वाली सरकार है, ये सत्ता से बेदखल हो और इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। इस यात्रा को जैसे कि प्रशांत किशोर भी निकले हुए हैं, और आपने और उनमें क्या डिफरेंस? बहुत उम्मीदें हैं उन वर्गों को। अब हमें तैयार करना है कि वो किसी की झूठी बातों में ना आए और वो ऐसे लोगों से सावधान रहे जिन्होंने इस देश को ठगने का काम किया।